Anyways, today we will start with formation of beats. बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इसका आई वांट दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू नो बेसिक ऑफ दिस बीट फॉर्मेशन। देखो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली हमने जब इंटरफेरेंस सीखा था, ओके, तो आई विल ड्रॉ वन वेव हियर एंड आई विल ड्रॉ अनदर वेव हियर, और बेसिकली सुपर इम्पोज ही कर देता हूँ मैं उसको, बाद में सुपर इम्पोज कर दूंगा। हमारे पास अगर दो वेव्स थे, these are the two waves that I am talking about, और इनका superposition, right? Both the waves arriving at a point simultaneously, दोनों waves एक point पे एक साथ आ गए, तो इन दोनों का क्या होगा? Addition of amplitude, जिसको आप बोलते हो constructive interference, right? मैंने ऑलरेडी बताया, this superposition is called as constructive interference। इसी चैप्टर में हुआ था, नाम ही चैप्टर का है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस केस में रिजल्टेंट आपको क्या मिलता है? रिजल्टेंट आपको मिलता है अनदर वेव विथ हायर एम्पलीट्यूड, वेल डिफाइंड है ना। वेल डिफाइंड मतलब प्रॉपर एक मैक्सिमम पॉइंट डिफाइंड है, प्रॉपर एक मिनिमम पॉइंट डिफाइंड है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस केस में दो वेव्स इन फेज थे, और वो दोनों इन फेज वेव जो है वो एक पॉइंट पे एक साथ पहुंच गए, तो एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड हुआ इन फेज। इसलिए अगर आउट ऑफ फेज होते, मतलब यहाँ पे क्या था कि क्रेस्ट ऑफ वन इज मैचिंग विद क्रेस्ट ऑफ अनदर, ट्रफ ऑफ वन इज मैचिंग विद ट्रफ ऑफ अनदर। अगर इन केस अगर आउट ऑफ फेज होते, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच होता, तो उस केस में कैंसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, करेक्ट? राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर basically there's just cancellation of amplitudes. Anyways, the question here is, हमने जब ये सब सीखा था तो हमने मेंशन तो नहीं किया था, बट बाय डिफॉल्ट वी इम्प्लिसिटली मीन कि ये जो दो वेव्स है इसका फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है? क्योंकि वेवलेंथ सेम था। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होता है, आपको पता होना चाहिए। नो इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, या फिर एन इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी सेम है बेसिकली, है ना। सी मतलब वेलोसिटी, लैम्बडा एन आपको पता है। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो फ्रीक्वेंसी is also same, because lambda in both the cases was same. Anyways, what I'm trying to say here is कि दोनों waves का wavelength same है, मतलब frequency same है, correct? तो जब दो waves एक point पे simultaneously पहुंच जाएंगी और अगर उनका frequency same होगा, तो there will be either constructive interference or destructive interference, right? मतलब well defined maximum point, ये well defined maximum point है, और well defined minimum point है, right? Good. Beats, they are slightly different. Beats में क्या होता है? I'll show you with an example. Okay, so I don't need this, I just need one line here to show you what are beats. मान लो अभी हमारे पास एक वेव है, let us say we have this wave, right? हमारे पास और एक वेव है with slightly different frequency but same amplitude. एम्पलीट्यूड वेव का सेम है बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट का मतलब वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट होता है। लेट अस से ऐसा है वो, दैट वेव इज समथिंग लाइक दिस। सी एम्पलीट्यूड तो मैं अभी भी सेम रख रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कीप एम्पलीट्यूड सेम, बट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज स्लाइटली डिफरेंट। मान लो ऐसा, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो अब इन दो वेव्स का सुपरपोजिशन जब होगा, सुपरपोजिशन ही हो रहा है because these two waves in phase waves, they are reaching at a point
साइमल्टेनियसली, बट इन दो वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी दे आर स्लाइटली डिफरेंट, देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में रिजल्टेंट वेव जो प्रोड्यूस होगा आपके पास, रिजल्टेंट वेव जो आएगा आपके पास, दैट रिजल्टेंट वेव विल हैव a structure something like that I am drawing here, something like this. कहीं पे टोटल कैंसिलेशन, कहीं पे एडिशन, कहीं पे एडिशन but less addition and something like this. तो ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है वहां पे, समथिंग लाइक दिस। ओके राइट, तो वापस से द स्ट्रक्चर विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। तो मैं स्लोली ड्रॉ कर देता हूँ। समझेगा बाद में, फिलहाल से नाउ यू जस्ट हैव टू इमेजिन, आगे वापस समझेगा वो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। ओके, तो द आइडिया इज दिस। अब हमने जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीखा था, हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी, तब दो वेव्स का फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ एग्जैक्टली इक्वल था। तो उस केस में या तो एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड होगा या तो कैंसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड होगा, राइट। अगर दोनों को एम्पलीट्यूड्स इक्वल हुए तो एग्जैक्ट एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स, तो a plus a 2a, you will get a new wave if they are in phase, both the interfering waves if they are in phase you get a new wave, right। जब हमारे पास दो वेव्स है इन फेज है बट इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है बट फ्रीक्वेंसीज मतलब वेवलेंथ इज स्लाइटली डिफरेंट, तो क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। क्यों? देखो अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट पे कंप्लीट कैंसिलेशन है, उसके बाद देखो एम्पलीट्यूड्स जो है, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वेव का, दे आर नॉट एग्जैक्टली गेटिंग एडेड अप। तो इन सच केस यू गेट अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लाइक दिस, और उसके बाद इसको मैं पैकेट में ड्रॉ कर ही सकता हूँ। तो ऐसा जो वेव स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज बीट फॉर्मेशन। दीज आर कॉल्ड एज बीट्स। बीट्स का मतलब क्या? बहुत सिंपल, अगर आप इंटरफेरेंस को, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर आप साउंड वेव से कनेक्ट करते हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन साउंड वेव का मतलब लाउड साउंड, एकदम से लाउड साउंड आएगा एंड देन नथिंग। एंड अगर आप साउंड वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हो तो यू हियर नथिंग बेसिकली, और वेरी लो साउंड। ओके, तो हाई साउंड, लाउड साउंड और नो साउंड के बीच में कुछ नहीं होता in case of interference that you have studied, but in beats as you can see, ये O पॉइंट से, O पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो था, फिर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर A पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया, राइट, फिर वापस कम होते गया और B पॉइंट पे वापस मिनिमम हो गया, फिर बढ़ते गया बढ़ते गया, C पॉइंट मैक्सिमम हो गया, D पॉइंट पे वापस मिनिमम हो गया। तो here the difference between normal interference that you have studied where there is complete addition or complete cancellation of amplitudes, उसमें क्या है, या तो साउंड है या तो नहीं है, राइट। बट इन बीट्स में साउंड का अल्टरनेटिवली इंटेंसिटी बढ़ता है फिर कम होता है, बढ़ता है फिर कम होता है, राइट। तो जहाँ पे नो इंटेंसिटी है उसको बोलते हैं वेन। तो ये जो पॉइंट्स है बी, ओ, बी और डी, these are called as veins. So these are points where there is no intensity, जहाँ पे मैक्सिमम है उसको बोलते हैं वैक्स, राइट। So this alternate waxing and waning of sound waves due to superposition of two or more sound waves of slightly different frequencies is called as beat or beat formation, right? So what we have understood is point by point. सबसे पहले यहाँ पे दो साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस मतलब सुपरपोजिशन है, बट ये दो साउंड वेव्स जो है दे आर नॉट एग्जैक्टली ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज,
they have slightly different frequencies but equal amplitudes. Okay, so when two or more sound waves of nearly equal frequencies of nearly equal frequencies not exactly equal, अगर आप exactly equal बोल दोगे तो पिछले केसेस और इस केस में फर्क नहीं रहेगा. When two or more sound waves of nearly equal frequencies and equal amplitudes must be equal in both cases, and equal amplitudes arrive at a point simultaneously, तो क्या हो रहा है? The intensity of resultant sound is basically varying alternatively, so it is going to maximum or minimum and minimum basically. Okay, so the intensity of sound at that point varies alternatively, and then you hear maximum or minimum, so it varies alternatively and distinctly between maximum and minimum, between maximum and minimum. Okay, so of course ये जो maximum और minimum हो रहा है ये after definite interval of time होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा. So after definite interval of time, अब मैं जैसे बताया, when the sound becomes loud और maximum उसको बोलते हैं wax. जब intensity becomes minimum, then when we say that it is wane. So when the sound becomes loud, it is said to wax, and when it becomes faint, it is said to wane. Right. तो ये जो alternate waxing और waning है sound का, due to superposition of two or more sound waves of slightly different frequencies and equal amplitudes, this is called as beat formation. Okay, production of beat. So we will have to define what is formation of beat and the number of times the sound wave waxes or wanes in 1 second. एक सेकेंड में कितनी बार ये वैक्स हो रहा है, कितनी बार ये वेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी. राइट, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ. देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो दो वेव्स थे वो एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी के थे, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी. तो मैं ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा हूँ रेड और ब्लैक वेव को. तो इस केस में जब इन दो वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो आपको नया वेव मिलेगा लाइक दिस, राइट, विथ मोर एम्पलीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज थे बट एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड तो छोड़ दो, बट सेम फ्रीक्वेंसी, अगर एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी होगा तो crest of one matches with trough of other, there is exact cancellation if amplitudes are same.
मतलब जो केसेस हमने पढ़े हैं सुपरपोजिशन के, उसमें या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव, मतलब इधर देयर इज मैक्सिमम और देयर इज मिनिमम, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो वहां पे या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, बीच में कुछ भी नहीं है, राइट। बट अगर स्लाइटली फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो क्या होगा? तो उस केस में देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। So if you have two waves or more waves with slightly different frequencies, तो ये हर एक पॉइंट पे रिजल्टेंट क्या है वो डिपेंड करेगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस वेव एट दैट पॉइंट, राइट। तो मैंने ये जो 2 पॉइंट मार्क किए, तो इफ आई एम चेकिंग हियर, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा और दूसरे पॉइंट पे जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी डिफरेंट। मतलब इस केस में क्या है, सुपर पोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस तो हो ही रहा है, बट एग्जैक्ट कैंसिलेशन या एग्जैक्ट एडिशन नहीं है हर जगह पे। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे अगर 2 साउंड वेव लिए, तो उस केस में अगर एग्जैक्ट कैंसिलेशन हुआ तो यू हियर नो साउंड, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, राइट। देन द साउंड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, बिकम्स लाउडर एंड लाउडर, और बाद में मैक्सिमम हो जाएगा, फिर धीरे 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 कम हो जाएगा, एंड देन बिकम्स मिनिमम, फिर वापस बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर कम होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यू आर हैविंग सम साउंड, राइट, बट देयर इज अल्टरनेट loud then low, loud then low, right, maximum minimum, maximum minimum, और in between जो है वो आप साउंड सुन पा रहे हो बट ऑफ लेस लाउडनेस, ओके। तो इसको बोलते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज बीड फॉर्मेशन। तो डिफाइन कर देंगे द अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग, द अल्टरनेट वैक्सिंग and waning of sound waves after definite interval of time, after definite interval of time, due to superposition of किसका सुपरपोजिशन हुआ था? of two waves of nearly equal frequencies या फिर slightly different frequencies and equal amplitudes is called as formation of beats. Right, तो बहुत easy है, you have alternatively waxing and waning, okay। तो the idea is, जैसे हमने पहले केस में भी फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया था, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ टाइम्स द साउंड वैक्सेस और वेन्स पर सेकेंड is called as frequency of beats. So the number of times the sound waves waxes or wanes per second is called as frequency of beats. तो जितनी बार आपको 1 सेकेंड में लाउड साउंड सुनाई दिया,
that is frequency of pitch. Okay, अब let us see mathematically कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं तो oral हो गया. Let's see how we put it in terms of equations. So let's see an analytical method to find frequency of pitch. देखो बहुत easy case है. You'll have to, we will make notes and हम लोग solve equation बनाते जाएंगे, mathematical touch देते जाएंगे, mathematical formulation करते जाएंगे. इसका बहुत simple है. सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि दो या दो से ज़्यादा वेव होने चाहिए, तो हम लोग पहले दो वेव ले लेते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा. सो लेट टू साउंड वेव्स having the same amplitude but slightly different, same amplitude A and slightly different frequencies N1 and N2, different frequencies N1 and N2 arrive at a point simultaneously, arrive at a point in phase simultaneously. मतलब जब वो एक पॉइंट पे आएंगे तब इन फेज होना चाहिए, बाद में क्या होगा वी आर नॉट वरीड अबाउट इट. ओके, राइट. देन these two waves are represented by, these two waves are given by, हमको ऑलरेडी पता है वेव इक्वेशन क्या होता है. y1 इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई nt 2 पाई n1t लिखा पता है ना. y इक्वल टू a साइन ओमेगा t. वेव मतलब क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t अपन लिखा है. तो y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है. ओमेगा क्या होता है 2 पाई n1, तो आ गया इक्वेशन नंबर 1. एंड y2 इज a क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, साइन ऑफ 2 पाई n2t, इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों का हो रहा है सुपरपोजिशन, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. The resultant displacement is given by, the resultant displacement is given by, आपको पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आप क्या करते हो, y इक्वल टू y1 प्लस y2. रिजल्टेंट इज जस्ट एडिशन ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट. तो y इज इक्वल टू y1 क्या था, a साइन 2 पाई n1t प्लस a साइन 2 पाई n2t. therefore y is equal to a common sine of 2 pi n1t plus sine of 2 pi n2t. तो अब आप अप्लाई करोगे sin c plus sin d, राइट. तो यू शुड नो दैट sin c, ये c हो गया एंगल, ये d हो गया एंगल. तो व्हाट इज sin c plus d, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. तो 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Okay, therefore y is equal to 2a sin of c plus d by 2. तो मैं 2 पाई t कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा n1 प्लस n2 by 2 इंटू कॉस 2 पाई t कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा n1 माइनस n2 by 2. सिंपल, राइट. therefore I can write this as y is equal to 2a cos, पहले लिख लेते हैं, cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2
into sine of 2 pi t n. ओके, तो 2 pi n t लिख देता हूँ मैं, वेयर n इज n1 plus n2 by 2. मतलब ये जो इक्वेशन बन रहा है नया हमारे पास, इस नए इक्वेशन में जब मतलब ये जो नया वेव बना, देखो नया इक्वेशन मतलब क्या, ये रेड में जो वेव था दैट वाज वेव नंबर 1, दूसरा जो वेव है वेव नंबर 2, इनका जो इंटरफेरेंस हुआ और ये जो पिंक में मैंने वेव बताया है दैट इज रिजल्टेंट. सिर्फ मैंने जो ब्लैक, जो आई हैव शोन दिस ब्लैक, दिस इज जस्ट अ कवर एनवलप, ये जस्ट एक एनवलप है. ओके, तो ये जो नया वेव बन रहा है हमारे पास दोनों का सुपरपोजिशन के बाद, राइट, रिजल्टेंट वेव जो बन रहा है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट टू वेव्स. therefore y is equal to r sine of 2 pi nt, equation number 3, let us say. Equation number 3, where r is 2a cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2, राइट. गुड. मतलब जो नया हमको वेव मिला, जो रिजल्टेंट वेव मिला, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव इज average of the first two waves, and amplitude is given by this equation r equal to 2a cos of 2 pi n1 minus n2 by 2, right. Okay, does resultant is also simple harmonic motion with frequency average of two superimposed waves and amplitude given by equation 4, and amplitude given by equation 4, right. Good enough. बहुत इजी था. तो सो फार हमने क्या किया, सो फार हमने सिर्फ दो वेव्स लिए, दोनों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है, दोनों का फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, इसलिए a sin of 2 pi n1t और a sin of 2 pi n2t आया. Okay, then according to superposition principle resultant will be y1 plus y2. मैथमेटिकली सॉल्व करते गए y equal to r sin of 2 pi nt मिल गया, where r is resultant amplitude, right, and n the frequency of beat basically, या तो फिर जो नया वेव मिला है वो बोल सकते हो, frequency of beat हम देखेंगे आगे. So that is average of these two, average of two interfering waves. यहाँ तक it should be all clear. What is important is, हम तो यहाँ जो वैक्सिंग वेनिंग की बात कर रहे हैं तो उसकी कंडीशंस निकालो. So conditions of waxing, वैक्सिंग कब कब होगा, वेनिंग कब कब होगा, रिगार्डिंग in terms of टाइम. जब मैं दो साउंड वेव को, साउंड नोट्स को एक साथ अगर मैं जनरेट करता हूँ तो व्हेन आई विल हियर इन टाइम, वैक्स कब होगा, वेन कब होगा, हमको ये इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा. वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये पता होना चाहिए, ये पता ही होना चाहिए, बिकॉज हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे वैक्स मतलब लाउड साउंड मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, पता होना चाहिए. वी नो दैट इंटेंसिटी is proportional to
is proportional to square of amplitude. Square of amplitude. Thus, the resultant intensity is maximum if amplitude is maximum. If resultant amplitude is better word to use. If resultant amplitude is maximum. But from equation 4, क्या था इक्वेशन 4? ये याद होना चाहिए, r equal to 2a cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2, राइट? तो ये मैक्सिमम कब होगा? बट फ्रॉम इक्वेशन 4 r is maximum if r डिपेंड करता है cos पे. r मैक्सिमम कब? जब cos की वैल्यू मैक्सिमम. सो इफ cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 is maximum, और cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? प्लस माइनस 1 पे. दिस इज समथिंग वेरी बेसिक. ओके, जब मैं मैक्सिमम बोलता हूँ तो प्लस माइनस 1 लिखता हूँ. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. स्टूडेंट्स आर लाइक -1 कब से मैक्सिमम हो गया? यस, -1 इज मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? तो साइन का भी वैसा ही होता है. ओके, maximum is maximum. You're traveling in negative direction, but you have traveled maximum distance in negative direction, so that is still maximum. Okay, but in negative direction. तो cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? प्लस माइनस 1 कब होगी? तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. cos 0 पे वैल्यू 1, cos पाई पे वैल्यू -1, cos 2 पाई पे वापस 1, cos 3 पाई पे वापस -1. तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पे वैल्यू जो होगी वो होगी मैक्सिमम, राइट? ओके, सो आई कैन राइट दिस एज cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 equal to cos of p pi, राइट? पहली बात तो मैंने पीछे कुछ गलत लिखा है. What I have written wrong, if you notice, so this should be equal to cos of 0, cos of pi, cos of 2 pi, cos of 3 pi. तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. एक्चुअली I should be directly writing down this thing here. I should be writing down cos of p pi, where p is 0, 1 मतलब basically whole number. Okay, 0, 1, 2, 3 and so on. मैं जब p के लिए 0 डालता हूँ तो cos 0 मिलता है, वैल्यू 1 मिलती है. If I put 1, so cos pi -1, yes. If I put 2, then 2 pi, that is again +1 and so on. तो cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 equal to cos of p pi. तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से 2 pi t n1 minus n2 by 2 equal to p pi. Pi cancel, 2 to p cancel. So t is equal to p upon n1 minus n2, right? तो these are the instants of time जब waxing होगा, right? Therefore waxes will occur at t is equal to 0, क्योंकि p की वैल्यू पहली वैल्यू 0 थी. Then 1 डालेंगे तो 1 minus 1 upon n1 minus n2. Then if you put 2, so you get this and so on. So these are the instants of time when you obtain waxes, right? Very simple. What I noticed from here is
किसी भी दो वैक्सिंग के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल सी द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा is 1 upon n1 minus n2, that is defined as time period. अगर आपको याद होगा हमने लिखा ही था डेफिनेशन में, the number of times the sound waves waxes or wanes per second, एक सेकेंड में जितनी बार वैक्सिंग या वेनिंग होगा, that is frequency of beats. So what we see is from this equation that time period is 1 upon n1 minus n2. Okay, so thus the time interval between two successive maxima is always 1 upon n1 minus n2. That is the time period, because this is how you define period. जब even in circular motion एक पार्टिकल को एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड, यहाँ पे भी मैक्सिमा टू मैक्सिमा, मिनिमा टू मिनिमा विल बी टाइम पीरियड. That is the time period of beats. Okay. Therefore, t is equal to 1 upon n1 minus n2. Therefore, frequency of beat will be आपको पता है फ्रीक्वेंसी n is 1 upon t. देखो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग स्मॉल n यूज करते हैं, लेकिन यहाँ यूज नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मैंने यहाँ पे स्मॉल n ऑलरेडी एवरेज के लिए यूज कर लिया है, इसलिए मैं कैपिटल n यूज कर रहा हूँ. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो ये आ जाएगा n1 माइनस n2. ये आपको मिल गया बीट फ्रीक्वेंसी. इक्वेशन नंबर 5 लेट अस से. So what we notice from here is frequency of beat is nothing but difference in the two individual frequencies, है ना. पहली वेव का फ्रीक्वेंसी माइनस दूसरी वेव का फ्रीक्वेंसी, वी गेट बीट फ्रीक्वेंसी. सिंपल, राइट. ओके, ये तो हो गया कंडीशन फॉर वैक्सिंग. अभी कंडीशन फॉर वेनिंग देख लेते हैं. Conditions for waning and how let me just see if I'm using the right spelling. Okay, yeah, more or less doesn't matter. So conditions for waning, जैसे आपने बोला कि मैक्सिमम कब होगा, वैसे मिनिमम कब होगा. सिंपल, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तब इंटेंसिटी मिनिमम होगा, राइट. सो for wane, R should be 0. R, which was 2a cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 should be 0. इसका मतलब cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 should be 0. मतलब cos की वैल्यू 0 कब कब होती है? cos की वैल्यू 0 कब कब होती है? एक तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. तो 2p plus 1 पाई बाई 2, राइट. तो it will be 0 when you have cos of 2p plus 1 pi by 2. Okay, so if I put p equal to 0, so pi by 2. If I put p equal to 1, then 3 pi by 2 and so on, right. So you will get this as 2 pi t
n1 minus n2 by 2, that is 2p plus 1 pi by 2, right? You just have to simplify this, और कुछ करना ही नहीं है, you just have to simplify. So after you simplify this, you will again देखो 2 गया, pi भी गया, तो ultimately आपको मिलेगा t is equal to, after you solve this, 2p plus 1 upon 2 times of n1 minus n2, if I am not wrong, यही मिलेगा. अब जैसे हमने यहाँ पे टाइम लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, टाइम फॉर वैक्सिंग, वैक्सेस विल ऑकर एट, वैसे वेन्स विल ऑकर एट, वेन्स will occur at t equal to, p की पहली वैल्यू डाल दो 0. If you put 0, right, so you will get 1 upon 2 times of n1 minus n2. If you put 1, 2 plus 1 3, मतलब 3 by 2, so I will write it this way, 3 upon 2 times of n1 minus n2. If I put 2, so 5 upon 2 n1 minus n2, and so on. तो आपको मिल गया the time, instance of time when you have no sound. When मतलब no sound, exactly gone, nothing, right? So, यहाँ से भी आपको frequency मिल सकता है 10. Therefore, time interval between two successive veins or minimas, time interval between two successive veins or minimas is, subtract कर दो दोनों में से किसी को भी, तो वापस वही मिलेगा, that capital T is 1 upon n1 minus n2. So this is the time period of beats, right? Therefore, frequency of beats is given by, frequency of beats is given by n equal to 1 upon t, which is n1 minus n2, equation number 6. So from equation number 5 and 6, we see that क्या देखा हमने? We see that frequency of beats is the difference in the frequencies of interfering waves. दो वेव्स जो थे हमारे पास, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस था, राइट? दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट बीट्स. इतना ही है. मैं इसको पूरा का पूरा आपको समरी करके देता हूँ विथ मैथमेटिक्स. बहुत सिंपल है. द आइडिया इज दिस, हमारे पास अगर दो वेव्स है, लेट मी ड्रॉ टू वेव्स हियर. ये एक वेव है, ओके, और एक दूसरा वेव है. जस्ट अ मिनट. और एक दूसरा वेव है. As you can see from the graph, इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है. फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट है. तो जब इन दो वेव का एडिशन होगा, एम्पलीट्यूड मतलब इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा इन शॉर्ट, तो व्हाट यू शुड गेट इज, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी फिर बढ़ते जाएगा, फिर मैक्सिमम मिलेगा, फिर कम होते जाएगा. बिकॉज
हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे एम्पलीट्यूड का एडिशन जो होगा उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, एडिशन ऑफ, ये बोल सकते हो ना, डिस्प्लेसमेंट्स, राइट। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ वापस से एक बार। पहले जो वेव्स थे हमारे पास, सपोज ये एक वेव था और एक दूसरा वेव था मेरे पास, ये दूसरा वेव था। मैं सिर्फ इन दोनों वेव्स को अलग अलग लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। इन दोनों वेव्स का एडिशन होगा एम्पलीट्यूड्स का, एंड यू गेट अ न्यू वेव विथ मोर बिग एम्पलीट्यूड, ओके। क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है, इन फेज है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इन दोनों का वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट का एग्जैक्ट मैचिंग हो रहा है, राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हमारे पास एक और वेव होता जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, सिर्फ आउट ऑफ फेज है, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच हो रहा है, तो इस केस में हमको मिलता नथिंग, कैंसलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स। तो ये हमने ऑलरेडी सीख के रखा हुआ है, अगले चैप्टर में वापस आएगा। द केस अंडर स्टडी, हम जो बीट्स की बात कर रहे हैं, बीट में ऐसा नहीं होता। बीट में क्या होता है फिर? बीट में जो इंटरफेरिंग वेव्स है, जो दो वेव्स का सुपर पोजिशन हो रहा है, उसका दोनों का स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। तो इतना वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा जितना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में होता है। तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। फिजिकली सोचोगे इसका मतलब क्या, कि इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे यू हियर नथिंग, क्योंकि यहाँ पे हियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे साउंड वेव की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे साउंड का इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा और ए पॉइंट पे यू हियर लाउड साउंड, वापस कम होता जाएगा, बी पॉइंट पे यू अगेन हियर नथिंग, और वापस बढ़ते जाएगा। सो इसमें क्या होता है कि यू हैव continuous varying sound from zero intensity to maximum and then back to zero, but continuous। पहले केस में क्या था, या तो साउंड है या तो नहीं है, there is nothing in between, okay। बट यहाँ पे कैसा है कि you have sound continuously varying between maximum and minimum। साउंड बढ़ते जाएगा फिर कम होते जाएगा, the way I am speaking here, okay। Anyways, this is called as beat formation। मुझे इसको मैथमेटिकल टच देना है। आई जस्ट वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस। तो मैं बोल दूंगा कि पहले वेव का इक्वेशन था a sin of 2 pi n1t। a सेम रखा क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी रखा तो n1। दूसरे का a sin of 2 pi n2t। फिर इन दोनों का होगा सुपरपोजिशन। तो जस्ट आपको मैथमेटिक्स करना है, a कॉमन निकाल लिया दोनों में से, sin of 2 pi n1t प्लस sin of 2 pi n2t। तो sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d by 2। तो ये c है, ये d है, ऐसा मान लो। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। तो मैं थोड़ा सा काम कम कर रहा हूँ, 2 pi n1 प्लस n2 by 2t into cos of 2 pi n1 minus n2 t by 2। तो ये हो गया 2a sin of 2 pi nt into cos of 2 pi n1 minus n2 t by 2। तो ये लिख दिया मैंने r sin of 2 pi nt, where n was n1 plus n2 by 2, average of two frequencies। 2a cos of 2 pi n1 plus n2 by n2 t by 2, ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ओके, राइट, गुड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसका? ये पूरा जो नया स्ट्रक्चर बना है इसका, दिस न्यू स्ट्रक्चर इसका, ओके, राइट। अब
एज वी कैन सी कि आर जो है वो है 2a cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 t/2। जब वैक्सिंग होगा, जब लाउड साउंड सुनाई देगा आपको, तब आर की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब इंटेंसिटी मैक्सिमम तब लाउड साउंड, करेक्ट। तो फॉर I to be maximum, R must be maximum, और R मैक्सिमम होने के लिए cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 t/2 शुड बी मैक्सिमम, मतलब प्लस माइनस 1, क्योंकि R डिपेंड किस पे करता है, cos पे। cos मैक्सिमम तो R मैक्सिमम। और हमको पता है कि ये जो वैल्यू होती है cos की प्लस माइनस 1, वो आती है p पाई पे, मतलब if I put p equal to 0 तो cos 0 is 1, if I put p equal to 1 तो cos pi is minus 1, if I put 2 तो 2 pi is plus 1 again, 3 minus 1 again, तो मुझे मिल गया 2 pi n1 minus n2 t/2 equal to p pi। कैंसल 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 कैंसल, तो t is equal to p upon n1 minus n2। मतलब ये वो टाइम है जब जब हमको मैक्सिमम मतलब वैक्स सुनाई देगा, मतलब जब p की वैल्यू 0 डालूंगा तो 0, 1 डालूंगा तो 2 डालूंगा तो ये, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब ये कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव वैक्स में जो टाइम है वो आ गया 1/n1 माइनस n2, n2 सक्सेसिव, उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, राइट। तो सिमिलरली यू कैन डू द सेम थिंग फॉर वेन्स, और आप वेन्स के कंडीशंस डिराइव कर सकते हो, राइट। So this marks the end of theory part, except for two things, application of weights, 3-4 points है, theory है, और free and force vibrations, वो भी theory है, again for 4-5 points, and then we will start with numericals.